गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चे आज के सेशन में हम जल्दी जल्दी उन क्वेश्चन को करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में पिछले 4-5 सालों में बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, और एसएससी के एग्जाम का मतलब मेरा मतलब क्या है, जैसे सीएचएसएल का है, सीजीएल का है, आपका एमटीएस के एग्जाम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके एसएससी जेईई के एग्जाम होते हैं। कुछ पर्टिकुलर जो है ऐसे बेसिक से क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में जो है आपका रिपीट होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो इनमें से ऐसे हैं जो कि 20 से 25 बार रिपीट हुए हैं पिछले 5 सालों में ही। ठीक है, तो इनको बच्चे हम लोग करेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, और कम से कम इन क्वेश्चनों को तो आपको गलत करके नहीं आना है। ठीक है, कम से कम इन क्वेश्चन को आपको गलत करके नहीं आना है। तो देखते हैं बच्चे कौन कौन से क्वेश्चन आपके ये हैं। हम कह सकते हैं कि सबसे बेसिक क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जिनसे कि आपका जो 20% का क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो तो आपका सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। अब क्वेश्चन जो है आपका ये बहुत ही बेसिक सा है। इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बच्चे आपका आर्य समाज स्टैब्लिश किया गया था, इसे आपको याद रखना है। और फिर दूसरा आपका पूछा जाता है कि इन्होंने ये कब और कहां पे किया था। तो 1875 में, 1875 में जो है आपका बॉम्बे। तीनों ही क्वेश्चन जो है आपके बहुत बेसिक है। ठीक है, बॉम्बे यानी कि आज का मुंबई 1875 में इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, आर्य समाज। ठीक है, और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे बच्चे तो यहां से जो है सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, सीजीएल में, ठीक है, इतनी बार जो है आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था। गौतम बुद्ध से रिलेटेड बच्चे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, और उसमें से भी खास करके जो 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता है आपका लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था, जन्म स्थल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे आपका बोध गया है ना, बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद में जिन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था बच्चे, वो है आपका सारनाथ। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद में इन्होंने जो पहला प्रवचन दिया था, पहला उपदेश दिया था, वो है आपका सारनाथ यानी कि आज का यूपी। ठीक है, और फिर आता है आपका यूपी में है कुशीनगर। कुशीनगर में जो है इनका देहांत हुआ था, यानी कि महापरिनिर्वाण, कुशीनगर। ठीक है, और फिर है आपका सांची। ऐसा कहा जाता है कि सांची के स्तूप के अंदर गौतम बुद्ध के जो शरीर के रिमेन्स है उनको रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है बच्चे आपके 4-5 प्लेसेस हैं जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, और ये भी जो है आपका क्वेश्चन काफी बार जो है आपका रिपीटेड है। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अगला है, प्लासी का युद्ध कौन से साल लड़ा गया था। इसे आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपका, आप लोगों ने बच्चे एवरग्रीन टाइप का क्वेश्चन है ना, बहुत बार जो है इसे आप लोगों ने देखा होगा, बैटल ऑफ प्लासी। ये आपका कौन से सन में लड़ा गया था। और फिर जो है आपका दूसरा पूछा जाता है कि ये किसके बीच में लड़ा गया था, है ना। जो प्लासी का युद्ध था बच्चे, इसमें जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव ने, जो बंगाल के उस समय का नवाब था सिराजुद्दौला, उसको हराया था प्लासी के युद्ध में। तो कौन से साल में जो है आपका ये हुआ था, ये आपको बेसिकली अभी मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आपको बता देती हूँ कि अगर ये आएगा तो किस तरीके से आ सकता है। इसको आपको बच्चे याद रखना है, डेट सहित। ठीक है, जून 23 1757। ठीक है, 1757। ये है आपका 23 ऑफ जून। ठीक है, 23 ऑफ जून जो है आपका 1757 का टाइम पीरियड है, और रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ब्रिटिश आर्मी को लीड किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है आपके बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है, तो 1757 में आपका हुआ था प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी मतलब कि आज का अगर हम देखेंगे तो बच्चे बंगाल वाला क्षेत्र। ठीक है, वहां पे आपको याद रखना है, बंगाल के नवाब के खिलाफ जो है अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव ने ये युद्ध लड़ा था। उसके बाद है आपका मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। अशोक, बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य है, और आपका बिंबिसार है। ठीक है, तो बच्चे जो मौर्य साम्राज्य जो आपका स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो आपका स्टैब्लिश किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश, ये भी पूछा जाता है, नंद वंश को समाप्त करके, ठीक है, नंद वंश को समाप्त करके मगध पर, कहां पे रूल किया, मगध पर। ठीक है, मगध जो है आपके इस टाइम पीरियड के जो 16 महाजनपद थे उनमें से एक, और सबसे शक्तिशाली जो है आपका महाजनपद था मगध। ठीक है, इस पे रूल करना स्टार्ट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, और चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे बच्चे, चंद्रगुप्त गुरु थे आपके चाणक्य। ठीक है, कहीं कहीं हम जो है चाणक्य देखते हैं, कहीं कहीं जो है हम कौटिल्य देखते हैं, और कहीं कहीं जो है हम विष्णुगुप्त देखते हैं। तो एक ही व्यक्ति की जो है आपके 3 नाम है, और इसी व्यक्ति के द्वारा जो है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसमें कि उस समय की राजनीति के नियम है, अर्थशास्त्र लिखी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई। अच्छा, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और आई थिंक कि जितने बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, या फिर कहीं और से भी आप लोगों ने अगर बेसिक सा बच्चे जीके पढ़ा हुआ है ना, तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम बात करते हैं बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर, कहीं कहीं पे बच्चे आपका सेकंड भी लिखा रहता है ना, तो सेकंड भी लिखा रहेगा तभी भी सही होगा, क्योंकि बहादुर शाह इससे पहले आपका आ चुका है। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर के बहादुर शाह सेकंड के द्वारा या फिर बहादुर शाह जफर के द्वारा जो है आपका रूल किया गया बच्चे आपका 1837 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, 1837 से लेकर के 1857 तक, 1857 की क्रांति के समय, ठीक है, दिल्ली से जो है अंग्रेजों का विरोध करने वाला राजा था बहादुर शाह जफर, इसीलिए अंग्रेजों ने जो है बहादुर शाह जफर को जो है भेज दिया म्यांमार। ठीक है, रंगून भेज दिया, रंगून जो है निर्वासन कर दिया एक तरीके से। ठीक है, वहीं पे जो है उसका देहांत हो गया। और बाकी जो पीढ़ी थी, यानी कि आने वाली जो पीढ़ी थी बहादुर शाह के बाद में, ठीक है, मुगलों की जो आने वाली पीढ़ी थी, वो सबको जो है समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और बहादुर शाह जफर जो है आपका बहुत ही बच्चे उम्र दराज भी हो गए थे इस समय तक। ठीक है, और इनके द्वारा जो है 1857 को एक तरीके से लीड भी किया गया। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय भी हम कह सकते हैं, मुगल वंश का अंतिम राजा। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल में हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर के भी वही है कि इसका जो है आपको सिर्फ ये नहीं कि ईयर ही याद रखना है। ठीक है, इसको जो है आपको पूरा बच्चे डेट सहित याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका इवेंट रखा था 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल था और 1919 का साल था जब रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए कुछ पंजाब के नेताओं को, ठीक है, सत्यपाल मलिक, सैफुद्दीन किचलू दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके एक तरीके से उनके साथ दिखाने के लिए ना, उनके सहयोग में जो है लोग जो है आपका बैसाखी का दिन था। ठीक है, जलियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठा होते हैं और उस पर जो है जनरल डायर के द्वारा उन लोगों पे जो है गोलियां चलाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और हिस्ट्री में बच्चे आपके वन ऑफ द बिगेस्ट मैसेकर इसे कहा जाता है। ठीक है, 1919 में आपका ये हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है और डेट सहित याद रखिएगा इसे, 13 अप्रैल 1919। अच्छा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अभी हमने पढ़ा ना, बहादुर शाह को, बहादुर शाह जफर को निर्वासन किया गया रंगून। ठीक है, तो उस समय 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस समय जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति जब हुई थी, उस समय जो है आपका भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे, लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग का यहाँ पे अगर हम कहें 1857 का एक बच्चे ये इम्पैक्ट भी रहा, प्रभाव कह सकते हैं, कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया। अब ब्रिटिशर्स को लगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है या फिर जो हमारे ये गवर्नर है, ठीक है, ये सही से काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये फिर कह सकते हैं कि ये जो है आपका एक तरीके से जो इंडियंस हैं उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। तब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिसीजन लिया कि जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से है ना, ब्रिटेन की सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो पावर है उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है आपका अपने हाथों में ले लिया जाना चाहिए। उसके बाद ही 1857 की क्रांति के बाद ही बच्चे आपका क्या हुआ, जो पावर है भारतीयों पे, जो रूल करने की पावर है, वो चली गई सीधा ब्रिटेन की महारानी के पास। उससे पहले किसके पास थी? उसके पहले जो है आपकी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थी, है ना। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग जो है उस समय जो है आपका भारत का गवर्नर था। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपको ये भी याद रखना है कि इनसे पहले वाली भी ना, लॉर्ड कैनिंग से सॉरी, लॉर्ड कैनिंग से पहले वाली भी आपको याद रखने हैं। लॉर्ड कैनिंग से पहले था आपका डलहौजी। ठीक है, डलहौजी। तो डलहौजी के ही कुछ काम ऐसे थे, डलहौजी के जो है आपके कुछ काम ऐसे थे जिसके कारण, डलहौजी के कामों के कारण जो है आपका एक तरीके से 1857 की क्रांति हुई। क्योंकि डलहौजी को बच्चे आपका जाना जाता है किस लिए? इसे जाना जाता है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए, राज्य हड़प नीति है ना। तो राज्य हड़प नीति जो है आपका डलहौजी लाया था। इससे एक साल पहले यानी कि 1856 तक जो है इसने वाइसराय के रूप में काम किया था। और उसके बाद जो है आपका लॉर्ड कैनिंग ने ही फिर कंटिन्यू किया 1857 के बाद। ठीक है, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित? देखिए, पहले जान लीजिए कि गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं। तो अगर आप गुजरात में देखेंगे बच्चे, एक आपका लोथल हो गया, ठीक है, आपका जो है धोलावीरा हो गया, ठीक है, आपका सुरपोतदा हो गया, सुरकोटदा, ठीक है, उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे सुरकोटदा हो गया। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट
क्या है, ये साइट है जो कि आपको गुजरात में मिलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है, और वो बच्चे आपको यहाँ पे मिलते हैं। रंगपुर हो गया आपका, वो भी गुजरात में है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये दोनों ही जो है आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे, आपको कालीबंगा राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनमें से जो है आपका लोथल क्या है, आपका गुजरात में है, ठीक है। अगला है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शामिल किया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, ठीक है, ये जो है आपका मूल संविधान में नहीं थे बच्चे, ये आपका बाद में जुड़े थे, ठीक है, बाद में आपके जुड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1976 में, ठीक है, उसके जरिए इनको जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी इस समय जो है आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, और कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 का ए में, ठीक है। आर्टिकल 51 का ए बच्चे आपका बाद में बनाया गया, और भाग 4, भाग भी आपको याद रखना है, भाग 4 के ए में, ठीक है, यहाँ पे जो है इसे जोड़ा गया था, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट जो है आपको याद रखना है, ठीक है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 का। भारत में नागरिक के मतदान की न्यूनतम आयु के संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दी गई। कौन सा वाला संवैधानिक संशोधन किया गया। और दूसरा यहाँ पे पूछा जाता है कि जब संशोधन हुआ तो उस समय जो है आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो इस समय बच्चे आपके 1989 का समय है, ठीक है। राजीव गांधी जो है देश की सरकार चला रहे हैं, और दोबारा से जो है इलेक्शन होने वाला है, उन्होंने जो है बच्चे आपका संशोधन किया 61st, ठीक है, 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया राजीव गांधी के द्वारा। और जो न्यूनतम उम्र है उसको क्या किया गया, घटाया गया, 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है बच्चे, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, है ना, वाइस प्रेसिडेंट जो है आपके यहाँ पे आंसर दिख रहा है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कौन काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। जैसे अभी जो है आपको याद रखना है बच्चे ना, सीपी राधाकृष्णन जो है हमारे वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है, इसका मतलब वो हमारे राज्यसभा के भी पदेन सभापति है। अच्छा, धन विधेयक को संसद के किस सदन में ही पेश किया जाता है। ये बेसिकली हमें बताता है कि लोकसभा की पावर क्या है, ठीक है, लोकसभा की पावर के बारे में बताया गया है। लोकसभा बच्चे आपकी, इसे हम कहते हैं निम्न सदन, क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। ये जो है आपका अस्थायी भी होता है, क्योंकि हर 5 साल में जो है लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन निम्न सदन होने के बावजूद, अस्थायी सदन होने के बावजूद ये जो है ज्यादा पावरफुल है, इसके पास में जो है पावर है। उनमें से एक पावर आती है आपकी धन विधेयक के मामले में। तो धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड किया जाता है स्पीकर के द्वारा। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। और अगर उन्होंने कह दिया कि ये जो बिल है ये धन विधेयक है, उसके बाद जो है फिर और ज्यादा पावर आ जाती है लोकसभा के पास में, ठीक है। एक तो वो विधेयक जो है आपका पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और उसके बाद जो है अगर वो राज्यसभा के पास जाता भी है तो राज्यसभा को जो है जबरदस्ती उसको पास करना पड़ता है। 14 दिन के लिए वो अपने पास उसे रोक करके रख सकता है, लेकिन 14 दिन के बाद जो है उसे वो पास करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकसभा बच्चे हमारे इसे हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम वोट करते हैं लोकसभा के मेंबर के लिए, ठीक है। अस्थायी सदन है, निम्न सदन है, लेकिन पावरफुल सदन है ना, पावर होती है इसके पास में काफी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है बच्चे, 2 पावर और थोड़ा सा लोकसभा के देख ले, है ना। लोकसभा के बच्चे एक तो ये पावर है धन विधेयक के मामले में, दूसरा जो है जब भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है किसी मामले में, जो है अगर दोनों सेशन जो है अलग अलग नहीं मान रहे हैं लेकिन कानून बनाना बहुत जरूरी है, उस मामले में जो है, उस केस में जो है राष्ट्रपति क्या करेगा, दोनों का जो है संयुक्त बैठक बुलाएगा, ठीक है। राज्यसभा के लोग होंगे, लोकसभा के लोग होंगे। तो लोकसभा के बच्चे जो सीटें हैं वो ज्यादा है, सभी को पता है ना, 550, राज्यसभा में 250, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा सीटें हैं, तो इस केस में जब दोनों सदन जो है आमने सामने हो, तो ज्वाइंट सेशन में जिस भी कानून को पास होना हो उसमें बच्चे लोकसभा हमेशा जो है ऊपर रहता है, क्योंकि उसमें जो है आपका मेजोरिटी है, उसमें जो है आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, स्ट्रेंथ ज्यादा है, ज्यादा जो है उसके आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो ज्यादा जो है लोकसभा में है, इसीलिए उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता है। ये भी जो है उसकी पावर है। तीसरी जो उसकी पावर आती है, हमारे देश की जो सरकार चुनी जाती है ना, जिसे हम कहते हैं सरकार, या फिर हम इन्हें कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मंत्री परिषद चुनी जाती है, वो बच्चे आपकी जो सरकार चुनी जाती है वो अधिकतर जो है लोकसभा के ही जो एमपीज होते हैं उनको ही जो है आपका सरकार में आप लोगों ने देखा होगा मंत्रिमंडल उनके पास में होता है। हालांकि जरूरी नहीं है, राज्यसभा की भी हो सकता है, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है उनको जो है अधिकतर जो मंत्रिमंडल हमें मिलते हैं वो लोकसभा से मिलते हैं, है ना। और वो जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है देश की, है ना, वो जो है लोकसभा से चुनी आती है ना। तो लोकसभा का जो है आपका कार्यपालिका भी, है ना, जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव पे भी जो है आपका वर्चस्व रहता है। तो इस मामले में भी क्या है, लोकसभा के पास में पावर है, ठीक है।
समान नागरिक संहिता का प्रावधान भारतीय संशोधन के किस अनुच्छेद में किया गया है? यूसीसी के बारे में याद रखना बच्चे, एक तो आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 44 किस प्रकार का है? ये आपका डीपीएसपी है, ठीक है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली हमारे देश में एक राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड के द्वारा जो है अपने राज्य में ये उत्तराखंड के द्वारा समान नागरिक संहिता बच्चे आपको ना क्या किया गया है? लागू किया गया है। और ये लागू करने वाला उत्तराखंड जो हमारे देश का पहला राज्य है, ठीक है। उत्तराखंड के तर्ज पर ही सेम जो है आपका कमीशन बनाई गई है गुजरात सरकार के द्वारा। तो गुजरात भी जो है बहुत जल्दी हो सकता है कि यूसीसी अपने देश में लागू, अपने राज्य में जो है लागू कर दे, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने जो कमेटी बनाई थी यूसीसी को लागू करने के लिए, है ना। अब लागू करना है बच्चे तो पहले सोसाइटी को देखना पड़ेगा कि हमारा राज्य उसके लिए तैयार है या नहीं है। तो पहले कमेटी बनाई गई थी यूसीसी के, ठीक है। उस कमेटी के हेड के रूप में काम किया था रंजना प्रकाश देसाई ने, ठीक है। वो मतलब जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जो है आपके पूर्व जज है, और उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया था। फिर सिमिलर गुजरात सरकार ने भी यही करा, यूसीसी की जो कमेटी बनाई उसके हेड के रूप में जो है आपका रंजना प्रकाश देसाई को चुना गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा 8th पे कमीशन, जो आपका 8th पे कमीशन आया है, 8वां जो आपका पे कमीशन आया है, उसके बच्चे हेड भी जो है आपका चुना गया है रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो ये जो नाम है ये आपको 3 पर्सपेक्टिव में, 3 कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया है, आपको तीनों जगह याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो है आर्टिकल 44 है, ये जो है आपका समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, और ये जो है हमारा एक डीपीएसपी है। अच्छा, मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है? कौन से पार्ट में, कौन से भाग में जो है आपका मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई है? मौलिक अधिकार जो है आपके कौन से पार्ट में है? तो मौलिक अधिकार बच्चे आपको याद रखना है, ये है आपका भाग 3 में, ठीक है। भाग 3 में जो है आपके मौलिक अधिकार है। भाग 4 में जो है आपके क्या आते हैं बच्चे? भाग 4 में आते हैं आपके डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी आते हैं। और फिर जो है आपका भाग 4 का जो ए है, भाग 4 का जो ए है, इसमें जो है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, ठीक है। इतना जो है बेसिक सा है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रखना। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? अमेंडमेंट। पहले तो ये याद रखें कि जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, संशोधन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संविधान के द्वारा किया जाता है। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है? आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पहले तो आपको, और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है ना। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखना है। 368 आर्टिकल याद रखिए बच्चे, इसे जो है आपका एक तरीके से पावर, है ना, पावर वाला जो है आर्टिकल है, क्योंकि ये जो है संसद को ये पावर देता है कि वो संविधान में किसी प्रकार का चेंज कर सकता है। लेकिन फर्दर इसे भी याद रखिएगा कि संसद जो है बच्चे बेलगाम नहीं है, ठीक है। संसद बेलगाम नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मन में आया और चेंज कर दिया, ठीक है। संसद को जो है ये भी कहा गया है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही हमें क्या करना है? हमेशा मेंटेन किए हुए चलना है, ठीक है। आप कुछ भी जोड़िए, कुछ भी हटाइए, कुछ भी चेंज कीजिए, लेकिन इस बेसिक स्ट्रक्चर को कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये कब कहा गया था? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंद बनाम केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, है ना। ये जो है आपका केस था, है ना। तो इस केस के जरिए बच्चे 1973 का आपका केस है। इस केस में जो है आपका ये कहा गया, तो आपको याद रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर भी कोई चीज होती है। संसद जो है सिर्फ 368 के तहत किसी भी चीज में संशोधन करने के लिए जो है आपका कैपेबल नहीं है ना। तो उसको थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है वो हार्म ना हो। किस ग्रह को शाम का तारा, सुबह का तारा, हम कई बार एग्जाम में देखते हैं भोर का तारा, है ना। कौन सा ग्रह है जिसको कि भोर का तारा कहते हैं? तो ये बच्चे हमारा है वीनस, यानी कि शुक्र, ठीक है, भोर का तारा। अगला प्रश्न है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसे हम क्या कहते हैं? काली कपास मिट्टी भी कहता है। इसे जो है रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, काली कपास मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। रेगुर सॉइल या फिर इसे काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। आपको याद रखना है बच्चे कि ये जो है आपका
काली कपास मिट्टी है ना, लेकिन अगर कपास लिख देता तो आप समझ जाते, तो रेगुर सॉइल कहिए, इसे जो है काली मिट्टी कहिए। ये बनती कैसे है, ये जो है आपका ज्वालामुखी निक्षेप से बनती है। ठीक है, जब बच्चे आपका वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं ना, तो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में जो लावा आता है पृथ्वी पे, वो जो है धीरे 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 ठंडा होता है। ठीक है, उसमें जो है आपके निक्षेप आते हैं और उसके बाद में जो है आपकी काली मिट्टी बनती है। ठीक है, तो काली कपास मिट्टी या फिर रेगुर सॉइल आपको याद रखना है, ये आपका वॉल्केनिक इरप्शन से बनी होती है। और जो है आपका ये महाराष्ट्र वाला जो स्टेट है, जो हमारा गुजरात वाला जो स्टेट है ना, यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे कपास की खेती भी अच्छी खासी होती है। अच्छा, पाक जल डमरू मध्य, ये का बच्चे आपका स्टेट है, ये कौन से दो देशों को सेपरेट करता है, अलग करता है, तो इसमें आपका भारत और श्रीलंका है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है आपका जो वाटर चैनल है, ठीक है, उस स्ट्रेट को, उस चैनल को क्या कहा जाता है, पाक स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, गुजरात बच्चे हमारा एक पश्चिमी तटीय राज्य है। पश्चिम के तट को अगर आप भारत में देखेंगे, गुजरात हो गया आपका, है ना, गुजरात के बाद में महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये जो है आपके पश्चिम तटीय स्टेट है। तो सबसे ज्यादा जो लंबा आपका कोस्टल प्लेन है, वो है आपका गुजरात का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, जो कि पूरी तरीके से भारत में है। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से भारत में बचे, तो ये है आपका कंचनजंगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, कंचनजंगा, ये है आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में बच्चे आपका कंचनजंगा है, आपको याद रखना है। ठीक है, कंचनजंगा, और कंचनजंगा जो है आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। कंचनजंगा का जो है धार्मिक महत्व भी सिक्किम के लोगों के लिए है। ठीक है, यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसमें कि आपके मिक्स्ड साइट होते हैं, है ना। मिक्स साइट का मतलब क्या है कि जो जगह नेचुरली बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्राकृतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तभी भी वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है, जो जगह आपका एक तो प्राकृतिक दृष्टिकोण, दूसरा है आपका धार्मिक दृष्टिकोण या फिर कल्चरल इंपॉर्टेंस जिसकी होती है। ठीक है, तो कंचनजंगा बच्चे आपका उस लिस्ट में इकलौता भारत की तरफ से लिस्टेड साइट है। ठीक है, क्योंकि वो जो लिस्ट है उसमें आपके दोनों तरीके से महत्व रखने वाले चीजें होती हैं। ठीक है, तो वहां पे जो है हमारा एक ही है, वो है आपका कंचनजंगा। उसके अलावा आपको याद रखना है, ये सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा जो है आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। और आप लोगों ने एक सुना होगा गॉडविन ऑस्टिन K2। ठीक है, तो K2 जो है बच्चे आपका गॉडविन ऑस्टिन, है ना, ये जो है आपका पीओके में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पे, काराकोरम श्रृंखला, है ना, तो ये पीओके में आता है, मतलब कि ये भारत में नहीं है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वहां पे आपको आता है। ठीक है, अगला बच्चे, हीराकुंड बांध किस नदी पे बनाया गया है। हीराकुंड बांध की खासियत ये है, ये भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये है कहाँ पे बच्चे, ये है आपका महानदी पे। ठीक है, महानदी जो है आपकी, ये उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, महानदी पे आपका बना हुआ है, और है कहाँ पे, उड़ीसा राज्य भी याद रखिएगा। ये है आपका भारत का सबसे लंबा डैम। अगला है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। इंडियन पेनिनसुला, ये जो है आपका इंडियन पेनिनसुला है। ठीक है, इधर जो है आपका अरेबियन सी है, इधर जो है आपका बे ऑफ बंगाल है, और नीचे जो है आपका इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ये तीन तरफ से जो है आपका अलग अलग वाटर बॉडी से घिरा हुआ है इंडियन पेनिनसुला। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप, और इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी। इसकी लंबाई के कारण ही इसे जो है आपका दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, एक है आपका बच्चे दक्षिण गंगा इसे कहते हैं। ठीक है, एक है बच्चे आपके दक्षिण भारत की गंगा जो कि आपकी है कावेरी। उसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें साल भर पानी रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी गोदावरी लेंथ के कारण ये आपके दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीप भारत की। ठीक है, अगला बच्चे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। यह आपका एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से क्या होते हैं, मुंह पे छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो जो होंठ फटते हैं, मुंह पे छाले हो जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से, और इस डिजीज को जो है स्क्रवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्क्रवी कहा जाता है। बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला है आपका, शक्ति की एसआई यूनिट क्या है। पावर का एसआई यूनिट आपको पूछा हुआ है, वॉट। ठीक है, वॉट। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। यह है आपका O पॉजिटिव। अगला बच्चे, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। गोबर गैस, इसमें आपकी मीथेन होती है, जिसको हम जो है घर की यानी कि घरेलू गैस के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यह है आपका लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। यह है बच्चे आपका लीवर। ठीक है, यकृत, याद रखिएगा, यह है आपका यकृत। अगला बच्चे, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। हंसाने वाली गैस, तो यह है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, यह है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका
इसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। अगला है बच्चे, पानी का अधिकतम घनत्व कौन से टेम्परेचर पर होता है ना। बेसिकली साइंस वाले तो आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत रिपीटेड भी है, बहुत बेसिक भी है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद है आपका NaCl, नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है आपका NaCl है। उसके बाद में है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है आपका लाल होता है। क्लोरोफिल नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा हाईलाइटेड तो है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है। आपको पता है क्लोरोफिल किसका आंसर होता है। अगर मैं पूछूं कि पत्तों का रंग हरा कैसे होता है ना, तो पत्तों का रंग हरा होगा तब जो है आपका क्लोरोफिल होगा। नहीं तो बच्चे आपको क्या पूछा हुआ है कि मानव शरीर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इसमें बेसिकली आपका 2 कंटेंट से मिलकर के बना हुआ है हीम और ग्लोबिन, ठीक है। तो ग्लोबिन जो है इसमें आपका क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। ग्लोबिन इज प्रोटीन, ठीक है। हीम जो है आपका ये आयरन का सब्सटेंस है, ठीक है। अगला है, हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, ठीक है। और उन्होंने जो आपका ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था बच्चे, उद्देश्य जो था ग्रीन रिवोल्यूशन को भारत में लाने का वो था कि जो हमारे फूड क्रॉप्स है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना। इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है आपका लाया गया था फूड ग्रेन्स को, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। लेकिन जो रिजल्ट आया बच्चे आपका ग्रीन रिवोल्यूशन का ना, उसने जो है गेहूं को बहुत ज्यादा इफेक्ट करा, ठीक है, गेहूं को इफेक्ट करा। लेकिन आपको याद रखना है कि इनिशियली जो है आपका लाया गया था ये सारे के सारे फूड ग्रेन्स के लिए ना, लेकिन ज्यादा जो इसने रिजल्ट दिया, अच्छा रिजल्ट दिया, वो दिया गेहूं के प्रोडक्शन में, ठीक है। अगला है आपका, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जैसे मैं अगर आपको पूछूं कि वर्तमान में हमारे देश का जो नीति आयोग है उसके पदेन अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे नरेंद्र मोदी है। क्यों, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ही बच्चे आपका ऑटोमेटिक हेड होता है नीति आयोग का। पहले इसे जो है हम कमीशन योजना आयोग कहते थे, अभी जो है नीति आयोग कहते हैं। GST भारत में कब से लागू हुआ है, इस दिन जो है हम GST डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, 1 जुलाई 2017, ठीक है। 2017 से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके आपका ये पूरे के पूरे देश में लागू हो गया था GST, ठीक है। अगला बच्चे, भरतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। हमारे जितने क्लासिकल डांसेस है ना, उनमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका भरतनाट्यम के बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, ये बच्चे आपका तमिलनाडु में ओरिजिन माना जाता है इसका। तमिलनाडु के मंदिरों में जो है आपका जो देवदासियां थी उनके द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसे दासियाटम भी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका दासियाटम है, ठीक है। और तमिलनाडु से जो है इसका ओरिजिन माना जाता है। अगला है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का जो आपका संबंध है वो है शहनाई से। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो पंडित रविशंकर का संबंध है बच्चे सितार से, ठीक है। बहुत ही फेमस जो है आपके आर्टिस्ट है पंडित रविशंकर, इनका संबंध है आपका सितार से। अगला है, करो या मरो नारा कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो करो या मरो जो है आपका गांधी जी के द्वारा दिया गया है 1942 में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उसके दौरान जो है गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला बच्चे, निम्नलिखित में से कौन निश्चित पूंजी फिक्स्ड कैपिटल का एक उदाहरण है। तो फिक्स्ड कैपिटल इनमें से कौन सा है, देखिए रॉ मटेरियल है, मनी है, लेबर है और आपका मशीनरी है। तो इसमें से है आपका मशीनरी, ठीक है। मशीनरी जो है आपके फिक्स लेबर का एग्जांपल है। अगला है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है। तो बेसिक है आपका डेसिबल, ठीक है। यूनिट आपको जो है पूछा हुआ है। तो बेसिकली ये मैंने, अगर आप लोग देखें हर क्वेश्चन के नीचे बच्चे आप देखें, है ना, तो इसमें जो है आपके ईयर्स लिखे हुए हैं कि कितने बार जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। SSC के जो एग्जाम्स है, ठीक है, तो टॉप 40 क्वेश्चन मैंने आपको आज ऐसे बताए हैं जो कि SSC के एग्जाम्स में और SSC के हर एग्जाम में जो है आपके रिपीट हुए हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चन को जो है आप आने वाले एग्जाम्स में भी डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन पेपर का बच्चे एक पैटर्न होता है, ठीक है। कुछ जो है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बेसिक है, जिसने जीके थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो उसे कर लेगा, ठीक है। कुछ आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट है, जिसे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ लेगा, कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, चाहे उसने कितना भी पढ़ा हो, ठीक है। वो जो है आपके आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर होते हैं आपके मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो जो आपके आसान क्वेश्चन है उसमें आपके बहुत काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बच्चे अगर गलत करते हैं ना तो बहुत रैंक पीछे चली जाती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से पीछे चले जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके की, तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए, अटेंड करने के लिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद करके जरूर चले जाना, क्योंकि गलती जो है इन्हीं क्वेश्चंस में होती है, ठीक है। तो टॉप 40 क्वेश्चन जो है आज मैंने आपको दिए हैं। उसके अलावा SSC JEE के लिए बच्चे आप लोगों ने देखा होगा, अभी रिसेंट जो है आपका नोटिफिकेशन आया है ना, तो एग्जाम इसका जल्दी हो जाएगा, आपको जो है दिसंबर मिड में एग्जाम देखने को मिलेगा।
तो आप जो है मेकेडीसी मैकेनिकल पे जाकर के हमारी जो टेस्ट सीरीज है इससे जो है बेनिफिट उठाना शुरू कर दीजिए बच्चे। अगर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल की टेस्ट सीरीज जो है एसएससी जेई में लॉन्च की गई है, और इसमें जो बच्चे आपके टेस्ट है ना, ये जो है आपको सब्जेक्ट वाइज दिए जा रहे हैं। अभी जो आपके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है आपके बच्चे दे रहे हैं, पॉलिटी है, रीजनिंग है, आपके इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, बहुत जल्दी जो है इसमें आपके फुल टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एसएससी जेई के लिए जो है टेस्ट देना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना जो है स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है जैसे हमने कहा था, ये फिर एक तरीके से हमने जो कयास लगाया है कि दिसंबर मिड में हो जाएगा, वो होने के जो है पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, चलिए फिर आज का जो सेशन है आई होप आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे ये। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में तो आप जो है अच्छे से जो है प्रिपरेशन करते रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।